वह हिंदुस्तानी जीत गए यार। जहां दोस्तों आज टीम इंडिया ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। जो क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक टीम इंडिया नहीं कर पाई है, वो काम शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने करके दिखाया है। एज वेस्टर्न में 148 साल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट मुकाबला जीती है। इससे पहले बहुत सारे कप्तान आए, बहुत बड़े दिग्गज कप्तान आए, बहुत दिग्गज बल्लेबाज आए, लेकिन जो काम शुभमन गिल ने बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान किया है ना, वो किसी ने नहीं कर पाया है। चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो या फिर सुनील गावस्कर हो, लेकिन वो काम शुभमन गिल ने कर पाया है। और एजवेस्टन का घमंड दिखा रही थी इंग्लैंड की टीम, जैसे गावा का घमंड ऑस्ट्रेलिया 2021 में दिखा रही थी, ऐसे ही एजवेस्टन का घमंड इंग्लैंड की टीम दिखा रही थी। बेन स्टोक्स में अग्रेशन था, ईगो था, एटीट्यूड था, घमंड था कि हम 550 रन चेस करेंगे। तो कर लेते फिर यहाँ पर। देखिए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं बेन स्टोक्स, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। ना तो बल्लेबाजी से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आप अंदाज़ा लगाओ, पिछले 17 टेस्ट मुकाबले में एवरेज बेन स्टोक्स का सिर्फ 24 का है बल्लेबाजी लाइनअप में। 24 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 17 टेस्ट मुकाबले में। और क्या बोला जाता है, बेन स्टोक्स जैसा कप्तान कोई नहीं है, बेन स्टोक्स जैसा करिश्माई बल्लेबाज कोई नहीं है। लेकिन इस सीरीज़ तो पूरी फीकी गई है उनकी। पता नहीं कैसी फील्डिंग सेट करते हैं, पता नहीं कैसे गेंदबाजों को रोटेट करते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए जीत क्या मायने रखते हैं। टीम इंडिया के लिए जीत ये मायने रखती है कि 1967 से एजबेस्टन टेस्ट में इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। 8 मुकाबले खेले गए हैं, 7 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, वह 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बना है, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट की गई है। बतौर एक कप्तान पहली बार किसी इंडियन बल्लेबाज ने इंग्लैंड में जाकर दोहरा शतक मारा हो, वो शुभमन गिल। बतौर एक कप्तान पहली पारी में डबल 100 और दूसरी पारी में 150 रन बनाने वाला बल्लेबाज शुभमन गिल रहा हो। और एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं शुभमन गिल। 430 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। वहीं ग्राहम गोच ने 456 रन बनाए हैं एक ही टेस्ट मुकाबले में। माने कि कितनी उपलब्धियां यहाँ पर शुभमन गिल के लिए जुड़ गई हैं। और इंडिया जो भी थोड़ा बैकफुट पर आपको नज़र आ रही थी पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद, वो आपके दिलो दिमाग में घुस गया था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भी आपको हारना नहीं चाहिए था। आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपने जो इतने कैच छोड़े हैं और आपका जो कोलैप्स हुआ है पहले इनिंग में भी, जहां आप 41 पे 7 विकेट गंवा देते हैं, वहीं दूसरी इनिंग में पहले टेस्ट के जहां आप 30 रन के अंदर 6 विकेट गंवा देते हैं, वो कोलैप्स यहाँ पर सेकंड टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जो आपके बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। यहाँ पर शुभमन गिल ने पहले टेस्ट के बाद बोला था कि 147 तो बनाया, लेकिन मुझे 50 रन 60 रन और बनाने थे। वो आपको सेकंड टेस्ट में करते हुए नज़र आए हैं। मतलब टीम इंडिया ने अपनी गलती से सीखा है, ये नहीं किया कि छोड़ दिया। और वहीं इंग्लैंड ने क्या गलती की, इंग्लैंड ने गलती ये कि 7 दिन का गैप था, 7 दिन में सेलिब्रेट कर रहे थे। ना उनकी कोई प्लानिंग नज़र आ रही थी, ना कोई प्लॉटिंग नज़र आ रही थी, क्योंकि उनके गेंदबाज दोनों टेस्ट मुकाबले में जम के रन पड़े हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में लगभग 800 रन टीम इंडिया 834 रन टीम इंडिया ने बना दिए थे, और इस वाले मुकाबले में 1000 से ऊपर रन टीम इंडिया ने बनाए हैं। दोनों इनिंग अगर मिलाकर देख लिया जाए 1000 रन से ऊपर। मतलब कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक टेस्ट मुकाबले में इतनी हिस्ट्री क्रिएट कर गई है, और एक हिस्ट्री और क्रिएट होने वाली है। शुभमन गिल लगभग 550 रन बना चुके हैं टेस्ट इनिंग में, दो मैचों में। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन का, जिसने टेस्ट सीरीज़ में 1000 रन बनाए हो। वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर शुभमन गिल तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मुकाबले हैं, 6 इनिंग है। अगला लॉर्ड्स है, फिर ओवल है, फिर कहीं और है। मतलब कि ये रिकॉर्ड भी टूटने के कगार में है। लेकिन शुभमन गिल की एक खास बात है, बहुत से लोग क्या बोल रहे थे, जो हेटर्स हैं, ये बर्बाद कप्तान है, आप पहले टेस्ट मुकाबला उठाकर देख लो, इतनी बदतर हार, कोई 371 रन कैसे चेज करवा सकता है एक ही मुकाबले में 500 तक लगने के बाद, और बुमराह के 5 विकेट हॉल लेने के बाद भी कोई कैसे मुकाबला हार सकता है, इससे तो कप्तानी नहीं आती है, इसको कप्तानी से बाहर निकालो, पता नहीं इसको कैसे कप्तान बना दिया, इसका एवरेज कितना घटिया है बाहर जाकर। इंग्लैंड में 6 टेस्ट इनिंग खेली है, सिर्फ 88 रन है। लेकिन वो बात पुरानी थी। अब क्या बात हो रही है, जो हेटर है ना, उसको शुभमन गिल ने करारा तमाचा मारा है।
ख़ास तौर पर यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली के जो फैंस है ना, उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था शुभमन गिल को, क्योंकि वो लोग पता क्या बोल रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब रिटायरमेंट हो गए तो बोल रहे थे गौतम गंभीर ने इनको बाहर निकाला है और शुभमन गिल को कप्तान बनाया। तो पूरा हेट किसको मिल रहा था? पूरा हेट यहाँ पर मिल रहा था शुभमन गिल को, कि तुम्हारी वजह से दोनों प्लेयर बाहर गए। भाई वो इंडिया के लिए खेल रहा है, 25 साल का लड़का है वो, 25 साल पर आप उस पर इतना प्रेशर बना दिए थे, इसलिए पहले टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी से रन बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर नज़र आ रहा था। कहीं के राहुल से पूछने जाता, कहीं ऋषभ पंत से बात करता, कहीं किसी और से बात करता। आपने देखा होगा पहले टेस्ट मुकाबले में क्या राहुल फील्डिंग सेट कर रहा था, ऋषभ पंत फील्डिंग सेट कर रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में जब शुभमन गिल ने 269 रन मार दिए बतौर कप्तान और दूसरी पारी में 161 रन मार दिए, दोनों पारी में मिलाकर 430 रन मार दिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। वो हर फील्डर से बात कर रहा था, हर बॉलर के पास जाके बात कर रहा था। फिर ग्राउंड पे आपको अग्रेसन नज़र आया था, बॉलरों को रोटेट करना है, फील्डर को कहाँ सेट करना है, मतलब एक्टिव नज़र आ रहे थे शुभमन गिल। वो अलग ही कॉन्फिडेंस है। देखिए पहले मुकाबले में हो सकता है भाई आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे के राहुल हो गए, जडेजा हो गए, बुमराह हो गए, वो सब सीनियर प्लेयर हैं, शुभमन गिल से पहले आए हैं, तो पहले मैच में थोड़ा झिझक रहती है, थोड़ा डर रहता है, लेकिन दूसरे मुकाबले में वो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आया होगा, क्योंकि आपने रनों का अंबार लगाया है, वो अलग कॉन्फिडेंस देगा। और ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल की इज्जत जो पहले थी, वो इज्जत काफ़ी बढ़ी होगी, क्योंकि फ्रंट से लीड किया है बतौर लीडर, बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान भी उन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। और जो गौतम गंभीर ने उन पर कॉन्फिडेंस दिया था, जो भरोसा किया था, हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने भरोसा किया था, वो शुभमन गिल ने आपको करके दिखाया है। फालतू के लताड़ ये मत बोलना कि बकवास कप्तान है, पहला मुकाबला हार गया, लेकिन आपको बता दें अगर यह मुकाबला ड्रॉ हो जाता ना, शुभमन गिल को बहुत सारी गालियाँ पड़ती, गौतम गंभीर को रगड़ दिया जाता, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता, न्यूज़ चैनल पर चलता कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल की वजह से आप मुकाबला ड्रॉ करवा पाए, क्योंकि आपने 1-1.5 घंटा पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया था। भाई आपको ये बात समझना चाहिए था कि आप सब सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड करा सकते हो, ग्राउंड पर आप नहीं जाओगे। ग्राउंड पर वही प्लेयर खेलेंगे जो वहाँ पर हैं, वो कोच बैठा है आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। फिर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा होगा भाई 371 रन कम नहीं होते जो चेस कर दिए थे, हलवा था उनके लिए। टीम इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया है, टीम इंडिया ने उनको थकाया है टीम इंडिया ने, मेंटली भी थकाया है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को, और फिजिकली भी थकाया है, इसलिए टीम इंडिया इतनी लंबी बल्लेबाजी कर पाई है। पहली इनिंग में जब इंडिया ने 585 रन बनाए तो वहाँ पर 151 ओवर कराए थे इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, मतलब वो थक चुके थे, उनके पैर रूहें काँप रहे थे, उनके पैर टांगे काँप रही थी ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इतनी गेंदबाजी करते हो, आप इतने टाइम तक फील्ड में रहते हो, तो आप फिजिकली थकान भी होती है और मेंटली थकान भी होती है, कब डिक्लेयर करने वाले, कब हमारी बैटिंग आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको पहले इनिंग में जब लास्ट में आपको डिक्लेयर बल्लेबाजी करने का मौका, 3 विकेट गिरे थे, और सेकंड इनिंग आप उठाकर देख लो इंग्लैंड की, मतलब लगातार इतनी फील्डिंग कराई गई, इतनी बॉलिंग कराई गई कि इंग्लैंड के बल्लेबाज फिजिकली थके ही, मेंटली भी थक गए। ये बात बेन स्टोक्स ने बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग मेंटली थक गए थे कि कब डिक्लेयर करने वाले हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर हैरी ब्रूक बार बार शुभमन गिल को बोल रहे थे कि 450 की लीड हो गई, डिक्लेयर कर दो, ये टेस्ट मुकाबला है, अगले दिन मौसम ख़राब है, कहीं बारिश ना हो जाए तो मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे इतने रन बनाने का क्या फ़ायदा। मतलब प्रोवोक कर रहा था, बोल रहा था, लेकिन टीम इंडिया पता था कि हम उनको थकाएंगे, थोड़ा वो उनको सोचने का मौका दो, तो वो समझ ही नहीं पाए, इतने कंफ्यूज हो गए कि टीम इंडिया डिक्लेयर करने वाली है नहीं डिक्लेयर करने वाली है। उनके दिमाग में यही चल रहा था, जिससे कि वो मेंटली थक रहे थे, फिजिकली भी थक रहे थे, लेकिन मेंटली भी थक रहे थे। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स थे टीम इंडिया के द्वारा, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया है। वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सके कि टीम इंडिया 500 रन बनाकर नहीं डिक्लेयर किया, फिर 550 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 607 पे डिक्लेयर किया। शुभमन गिल आउट हुए हैं तो लोग बाग सोच रहे होंगे कि अब डिक्लेयर होगा, लेकिन नहीं, टीम इंडिया वहाँ से मुकाबला खेली है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर जब फील्डिंग लगातार कर रहे थे, जैसे बेन डकवर्थ हो गए, जैक क्रॉली हो गए, जो रूट हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए आते ही अर्ली विकेट आपको मिल गई। 3 विकेट आपने कल चटका दिया था, 7 विकेट जो आप बचे थे वो आज आपने चटका दिए। सुबह आज क्या लग रहा था कि सुबह मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, 1-1.5 घंटे का समय निकल चुका था, 80 ओवर का अब मैच बचा हुआ था, लेकिन आपने 3 विकेट पहले ही चटका दी थी। और आते ही आज आपने
आकाशदीप ने जो गेंदबाजी की है भाई, आकाशदीप के लिए एक अच्छे तरीके से बात की जाएगी। आकाशदीप ने जो गेंदबाजी की है, मोहम्मद सिराज ने जो गेंदबाजी की है, वो जिससे कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए इंग्लैंड के। और आकाशदीप ने आते ही हैरी ब्रूक को जिस तरह से बोल्ड आउट किया है, एलबीडब्ल्यू हो गए। जैसे पहली पारी में क्लीन बोल्ड हुए थे, सेम बॉल वही थी, बस बॉल क्या पैड में लग गई, इसे एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद बेन स्टोक्स आए, कुछ हाथ पैर फैलाए बेन स्टोक्स ने, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो पहले पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए गेंदबाजी से, इसमें एलबीडब्ल्यू आउट कर। और बेन स्टोक्स ऐसे खौफ ज़्यादा हो रहे थे जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं आउट कैसे हो गया। भाई तुम्हारे बल्ले से रन नहीं आया, फालतू का एटीट्यूड मत दिखाओ, फालतू का एग्रेशन मत दिखाओ कि आपको समझ नहीं आ रहा है। कोई हलवा नहीं है यहाँ पर, टेस्ट मुकाबले हैं, सामने वाला गेंदबाज आपको विकेट लेने आया है, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। अलग ही एटीट्यूड में था उस, जैसे कुछ समझ नहीं ऐसा क्यों नाटक कर रहा था, क्योंकि मीडिया में आएगा ना भाई, अगर वो इतनी ईजिली आउट हो जाएगा तो मीडिया सवाल उठाएगी, क्योंकि सवाल तब उठेंगे बेन स्टोक्स की कप्तानी पे। क्योंकि 17 टेस्ट मुकाबले में, पिछले 17 टेस्ट मुकाबले में बेन स्टोक्स का बैटिंग एवरेज 24 का है, और उसको पता क्या है, बहुत महान कैटेगरी लिस्ट में रखा जाता है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। लेकिन उससे बड़ा ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा है, जिसने प्रूफ करके दिया है। पहली पारी में भी उसने 89 रनों की पारी खेली थी, और सुमन गिल और जो जडेजा के बीच पार्टनरशिप हुई 203 रनों की, और दूसरी पारी में भी उसने हाफ सेंचुरी, भले धीरे खेल रहा था लेकिन वो पार्टनरशिप काफ़ी काम आई आपके, जिससे कि थकते गए इंग्लैंड के प्लेयर्स। भाई अब यहाँ पे रणनीति बदलनी पड़ेगी इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में, और इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम के द्वारा और बेन स्टोक्स के द्वारा, क्योंकि उनको पता है अगर हम पाटा पीस देंगे तो इंडिया के बल्लेबाज तो रन बनाएंगे, क्योंकि दोनों टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टनों के हिसाब से रन बनाए हैं। हर एक गेम बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन है, करुण नायर को अगर छोड़ दिया जाए तो। और वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज सेकंड टेस्ट के दूसरी पारी में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जहाँ टीम इंडिया ने 1000 रन से ऊपर बनाए, वहाँ पर इंग्लैंड ने 600 रन बनाए हैं। ये डिफरेंस आप समझिए, क्योंकि टीम इंडिया डर रही थी कि 450 रन देंगे, 500 रन देंगे, चेस कर लेंगे, लेकिन नहीं, 271 रन पर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम आउट हुए सेकंड पारी में, क्योंकि रनों का अंबार था। अगर यही 450 रन होता ना तो वो चेज करने जाते हो, तेज़ पारी खेलते। देखिए उनकी एक बात है, उनके जितने बल्लेबाज हैं ना, वो कभी आपको टेम्परामेंट के हिसाब से खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो आपको, उनके पास डिफेंसिव शॉट नहीं, उनके पास अटैकिंग बल्लेबाजी है। जैक क्रॉली काफ़ी अच्छा मजबूत है, टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी। उसके बाद जो रूट है, बाकी जितने हैं ना, बेन डकट हो गया, जेमी स्मिथ हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, चलाकर बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए इजीली चेज कर पाते हैं। अगर आप 350, 400, 450 रन दोगे, ये अटैकिंग बल्लेबाजी करके मैच जीत भी सकते हैं। लेकिन जब पहाड़ जैसा स्कोर होगा, उनको लगेगा कि हम नहीं चेज कर पाएंगे, तो डिफेंसिव शॉट नहीं खेल पाते हैं। अग्रेसिव वाले बल्लेबाज चेज करने के लिए मारता जाएगा, मारता जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफेंस करने में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आप अंदाज़ा लगाओ, उससे बेहतरीन डिफेंस जहाँ पर जोश तंग कर रहा था, जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं कर पाए, बेन डकट नहीं कर पाया है, जेमी स्मिथ ने रन बनाए, उसके अलावा यहाँ पर बेन स्टोक्स नहीं कर पाए, डिफेंस नहीं करे, उससे अच्छा डिफेंस यहाँ पर जोश तंग नहीं कर दिया, जो कि उनका गेंदबाज है। और असली बेसबॉल आज खेला है यहाँ पर शोएब बशीर ने। क्या आगे बढ़कर छक्का मारा, आगे बढ़कर चौका मारा। उसके अलावा इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हाँ, जेमी स्मिथ की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली पारी में जेमी स्मिथ ने शानदार 184 रनों की पारी खेली थी, और दूसरी पारी में भी उसने 88 रन बनाए थे। एक छोर को संभाल कर रखा था, नहीं तो इंग्लैंड की टीम आपको पहले ही आउट होते हुए नजर आई थी, लेकिन एक छोर संभाल कर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा था। वहाँ पर आकाशदीप ने थोड़ा दिमाग लगाया, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराई, 2 छक्के बैक टू बैक पड़े, लेकिन अगले तीसरी बॉल स्लोवर गेंदबाजी कर रही। जेमी स्मिथ सोचा अगले तीसरा छक्का मारेंगे, बॉल क्या थी, स्लोवर कर दी उसने, तो उतना पेस मिला नहीं। अगर पेस मिलता तो छक्का जाती, लेकिन पेस नहीं मिला तो कैच आउट हो गई, सीधे फील्डर के हाथ में गई जायसवाल के। ये माइंडसेट का गेम होता है, आपको माइंड चलाना पड़ता है। टेस्ट मुकाबला आपको अटैकिंग माइंडसेट से नहीं खेला जाता, आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ता है, धैर्य के साथ खेला जाता है। आपको हर बाई सेशन चलना पड़ता है, सिचुएशन को समझनी पड़ती, कंडीशन कैसी होती है, क्योंकि आज ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हुई थी, तो ग्राउंड में कम से कम नमी रही होगी और बॉल हरकत कर रही थी। जिस तरह से आकाशदीप ने गेंदबाजी कर रहे थे दोनों इनिंग में, और आपको बताते आकाशदीप ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक ही टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट लिया है, वो भी इंग्लैंड में जाकर। दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिसने इंग्लैंड में जाकर 10 विकेट लिया हो। इसके पहले
1986 में चेतन चौहान ने 10 विकेट लिया था इंग्लैंड के खिलाफ। अब वही कारनामा यहाँ पर आकाशदीप ने किया है। पहली पारी में 4 विकेट लिया है और दूसरी पारी में 6 विकेट लिया है। और ऐसा करने वाले सिर्फ दो ही गेंदबाज हैं, चेतन चौहान और यहाँ पर आकाशदीप। और इन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि जब बुमराह नहीं होंगे तो आकाशदीप को कैसे खिलाया जाएगा, कैसे गेंदबाजी करेंगे, हमारी गेंदबाजी काफ़ी वीक नज़र आ रही है। लेकिन आकाशदीप ने प्रूव करके दिखाया। लोग बाग बोलते हैं ना कि आकाशदीप के पास पेस नहीं है, लेकिन आकाशदीप के पास पेस है। 140 टच करता है वो, और उनके पास जो सीम मोमेंट है ना, स्विंग कराने की कला, और बॉल जो एंगल के साथ अंदर आते हैं, जिसमें जो रूट आउट हुए थे आपने देखा होगा। सेकंड इनिंग में डंडा उखड़ गया था, और पहली इनिंग में जिस तरह से उसने हैरी ब्रूक को आउट किया था, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे पास ऐसे गेंदबाज। और इसके पहले बीजीटी में उसको एक ही मुकाबला मिला था, उसके पहले वहाँ पर हर्षित राणा को मौका दिया था। भाई हर्षित राणा से ज़्यादा अच्छा गेंदबाज है आकाशदीप, उसके पास स्किल लेवल है, और आपकी गेंदबाजी कितनी मजबूत हो जाएगी। देखिए लॉर्ड्स में जब आप जाओगे वहाँ बुमराह भी आ जाएगा, और सुमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर सुमन गिल ने बोल दिया है कि बुमराह आपको लॉर्ड्स टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बाहर कौन जाएगा? बाहर जाने का सवाल यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर आ सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले टेस्ट मुकाबले में काफ़ी रनों का अंबार दिया, लगभग 200 रन दिए थे दोनों इनिंग मिलाकर 5 की इकॉनमी से। और दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में उसने काफ़ी रन दिए हैं 5 की इकॉनमी से। हाँ, दूसरी पारी में उसने रन रेट पर काबू किया, थोड़ा लगभग 4 की इकॉनमी से रन दिया है, लेकिन एक विकेट भी हासिल किया है, और वो विकेट था क्रिस वोक्स का। क्रिस वोक्स और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप हो रही थी, काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदबाजी करा रहा था, जिससे कि क्रिस वोक्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठा। लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा भाई, बुमराह के लिए कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक माइंडसेट और लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुलदीप यादव को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप तो ही सुमन गिल के 144 रनों की पहली इनिंग में, उसने 41 रन भी बनाया था, एक विकेट भी हासिल किया सेकंड पारी में। लेकिन आपको एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना है। आप 40-50 रनों की लालच में मत रहो कि आपको 40-50 रन एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप कोई विकेट टेकर गेंदबाज लेकर जाओगे ना, जो सामने वाले बल्लेबाजों को फंसा सकता है, जो 3 विकेट 4 विकेट 2 विकेट मदद कर सकता है, तो ऐसे गेंदबाज आपको चाहिए। आपको उस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। और मोहम्मद सिराज की भी तारीफ बनती है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेट हासिल किया, दूसरी पारी में हालांकि उसको एक ही विकेट मिला, लेकिन वो उसने काम करके दिया है। वो क्योंकि सीनियर गेंदबाज तो वही, इस समय उसने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया और वो जिम्मेदारी उठाई। इस टेस्ट मुकाबले में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि हर प्लेयर ने, जितने प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, हर प्लेयर ने जिम्मेदारी ली, मुट्ठी की तरह एक साथ रहे। उनको पता है कि आप 1-2 प्लेयर से मुकाबला नहीं जीतोगे, आप सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला जीतोगे। वही काम यहाँ पर टीम इंडिया ने किया है, इसलिए टीम इंडिया मुकाबला जीती है और इंग्लैंड को निस्ता नाबूद कर दिया है, बेइज्जत करके हराया है। भाई टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है टेस्ट क्रिकेट में, 336 रनों की जीत हासिल की है। इसके पहले टीम इंडिया ने 2019 में एंटीगा में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 319 रनों की जीत हासिल की थी विदेश में। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। जहां टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीती थी, सुमन गिल पर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, गौतम गंभीर पर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, कैसे कर पाएंगे। एक ऐसा कप्तान जिसको सब बर्बाद कप्तान मान रहे थे, जैसे कुछ कर ही नहीं पाएगा, उस कप्तान ने अपनी बल्लेबाजी से और अपनी कप्तानी से करारा तमाचा मारा अपने ट्रोलर्स को। जो लोग बाग बोल रहे थे कि कप्तानी नहीं कर पाएगा, टीम इंडिया मुकाबला हार रहेगी, सीरीज हारेगी, मैच ड्रॉ होगा, उनको करारा जवाब दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए था कि नया कप्तान है, दूसरा ही मुकाबला है भाई उसको। यहाँ पर विराट कोहली या रोहित शर्मा भी अगर होते ना, तो इन जिसे बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है ना, उस तरह नहीं कर पाते। क्या विराट कोहली 269 रन मार सकता था और दूसरी पारी में 161 मार सकता? बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं। पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली है और इंडिया का भी है, सबसे बड़ा बल्लेबाज है। लेकिन फॉर्म गिरी हुई है ना भाई, फॉर्म गिरी हुई है, रन नहीं आ रहे। पिछले 5 सालों में 26 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का, इसलिए उसको ड्रॉप किया गया है, रिटायरमेंट करवाई गई है। वहीं रोहित शर्मा का आप उठा लो, न्यूजीलैंड जब इंडिया आई थी तब से उसकी परफॉर्मेंस उठा कर देख लो, रोहित शर्मा के बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं। बीजीटी खेला, बीजीटी में 33 रन है, क्या मतलब उससे बेहतर, उससे ज़्यादा रन तो मोहम्मद सिराज ने बनाए होंगे।
उससे ज़्यादा रन है रविंद्र जडेजा ने एक पारी मार दिए भाई, इसीलिए उनको रिटायरमेंट कराया गया है। भाई उनके ना रहने के बाद भी आप अंदाज़ा लगाओ कि आपके बल्लेबाजों ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है। केएल राहुल हो, सुमन गिल हो, जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, सब ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। उनको पता है कि मुकाबले जीतने हैं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर प्लेयर नहीं है ना। और आप अंदाज़ा लगाओ, सुमन गिल का टेस्ट क्रिकेट का एवरेज 34 का था इससे पहले, अब टेस्ट एवरेज सुमन गिल का लगभग 43 आ गया है। कितना डिफरेंस देख रहे हो, कहाँ वो यहाँ पर था, कहाँ ये यहाँ पर है। हर जगह चर्चा है, हर जगह शोर है। और यहाँ पर इंग्लैंड के जो बैटिंग कोच है ना भाई, उसके दिमाग में घुस गया सुमन गिल। भाई उसने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, कितना बल्लेबाजी की है सुमन गिल, इतना बल्लेबाजी की कि हमारे गेंदबाज और हमारे फील्डर्स थक गए थे, इतनी बल्लेबाजी किया है सुमन गिल। मतलब जब सामने वाली टीम का कोच आपकी तारीफ़ करे, सामने वाली टीम का कप्तान आपकी तारीफ़ करे, ऋषभ पंत और सुमन गिल दोनों की तारीफ़ किया है। पहले टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत की बेन स्टोक्स ने तारीफ़ की थी और इस वाले मुकाबले में सुमन गिल की तारीफ़ किया है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी लंबी बैटिंग की है, इतनी लंबी बैटिंग कर दी है कि जिससे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे गेंदबाजी करे, कैसे विकेट ले सुमन गिल। क्योंकि सुमन गिल जिस तरह से चाह रहा था उस तरह बल्लेबाजी कर रहा था, जिस गेंद को जहाँ जा रहा था वहाँ मार रहा था। उनके लिए कोई प्लान ही नहीं था सुमन गिल के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में आर्चर और गैस अकिंसन को टीम में शामिल कर लिया गया और ये दोनों आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, 4 साल से जोफ्रा आर्चर टेस्ट टीम से बाहर है लगातार इंजरी के चलते। वहीं गैस अकिंसन इंजरी के बाद वापस आए हैं। गैस अकिंसन की खास बात है, गैस अकिंसन एक ऑलराउंडर है। गैस अकिंसन ने लॉर्ड्स में सेंचुरी भी मारी है, उसको बैटिंग का भी एवरेज। हो सकता है गैस अकिंसन यहाँ पर क्रिस वोक्स की जगह आपको खेलता हुआ नजर आए और जो स्टंग की जगह या फिर ब्रैडन काज की जगह आपको जोफ्रा आर्चर खेलता हुआ नजर आए। देखिए जोफ्रा आर्चर का हुआ है क्योंकि वो बाउंसर उसने जब डाली थी 2020 में, शायद स्टीव स्मिथ को डाला था, हेलमेट बॉल लगे तो और स्टीव स्मिथ नीचे गिर गया था, वहाँ से उसका हुआ बना है कि बहुत तेज़ गेंदबाज है, बाउंसर अच्छी करता है। लेकिन आपको बता दें ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है, अगर ऐसे ही पिच बनाएंगे, ठुस्सी पिच बनाएंगे, पाटा पिच बनाएंगे तो उनको भी चपेट पड़ने वाली है, जमकर फेंटा पड़ने वाला है इंग्लैंड के गेंदबाजों को। ऐसी कंडीशन वो कभी नहीं देंगे अगले टेस्ट मुकाबले, क्योंकि ब्रैंडन मैकुलम अब समझ चुके हैं कि हम पाटा पिच देकर टीम इंडिया से नहीं जीत पाएंगे। पहला मुकाबला पता नहीं कैसे जीत गया। अगर आप फील्डिंग अच्छी कर लेते ना तो आपको औकात नहीं थी इंग्लैंड को आपको हरा देने की। आपसे गलती हो गई, वहाँ पर आपने फील्डिंग नहीं की अच्छी, और आपको जो लोअर मिडिल ऑर्डर ने बल्लेबाजी नहीं की उसकी दिक्कत हो गई आपको। लेकिन आपने धैर्य रखा, वो सीखा, अपने गलतियों से सीखा, तब आप ये मुकाबला जीत पाए हो। और बहुत बड़ी जीत है, बहुत ऐतिहासिक जीत है। ये जीत की मायने ये है कि अब आप सीरीज़ की बराबरी पर हो। अब यहाँ से है ये है, अब पूरा प्रेशर इंग्लैंड की टीम में है कि वो सीरीज़ कैसे जीतेंगे, क्योंकि यहाँ से टीम इंडिया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी और इंग्लैंड अपने घर पर बैकफुट पर है। भले ही आप इतना अंदाज़ा लगा रहे थे कि इंग्लैंड की टीम ऐसे है, हुआ मचा हुआ था ना भाई, सोशल मीडिया पर इतना हुआ मचा हुआ था कि जैसे इंग्लैंड की टीम कच्चा चबा जाएगी इंडिया टीम को। लेकिन अब उल्टा लग रहा है कि इंडिया अब कच्चा चबा जाएगी इंग्लैंड को। जिस तरह की टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया भाई, 336 336 रनों की जीत, 336 रनों की जीत इंग्लैंड में घुसकर, मतलब कि बेइज्जत करने वाली बात, जलील कर दिया है टीम इंडिया ने आज इंग्लैंड को। उनके घर में घुसकर, जहां टीम इंडिया कभी जीतती नहीं थी, वहां पर इतनी बड़ी जीत हासिल करना कि सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस ही लो हो गया है। बेन स्टोक्स की हवाइयाँ उड़ी, भले वो ग्राउंड पर हंस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात चुभ रही होगी, इंग्लैंड के प्लेयरों को बात चुभ रही होगी कि हम इतना बुरा कैसे हार सकते हैं। ब्रैंडन मैकुलम जो बेसबॉल के करता धरता है, ठीक है ना कहीं उनके दिमाग में बात होगी ना भाई कि आप भले ही बेसबॉल खेलते हो, आप कितनी अच्छी टीम हो, लेकिन 3 WTC हुए हैं, 3 सीज़न हुए हैं, आप एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंचे हो। इंग्लैंड की टीम एक बार भी WTC फाइनल नहीं खेले, तो फिर किस बात का बेसबॉल खेलना आपको, किस बात का बेसबॉल खेलना जब आपने तो WTC फाइनल खेला ही नहीं। आप पिछली बार का 6ठे नंबर पर आए थे, टीम इंडिया 3रे नंबर पर आई, आप फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी से आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन बेसबॉल क्या है, बेसबॉल जब आप WTC फाइनल नहीं खेल पाओ तो फिर ये फालतू का अग्रेशन दिखाते हैं, फालतू का एटीट्यूड में रहते हैं, इनकी बस की कोई बात नहीं। बेन स्टोक्स पता नहीं हवाइयाँ उड़ गई हैं एकदम से इनके चेहरे की, कप्तानी भी इनकी एकदम फ्लॉलेस आपको नज़र आएगी। मतलब कि टीम इंडिया ने इनकी पोल खोल दी है, असल में टीम इंडिया ने इनकी घर में इनकी पोल खोल दी है। अगर इतना ही बेसबॉल खेलते हैं ये
सेकंड इनिंग में इनको बेस बॉल खेलना चाहिए था ना, क्यों डिफेंसिव शॉट पर आ गए थे, क्योंकि टुक 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 बल्लेबाजी कर रहे थे। कहने और करने में बहुत ज़मीन आसमान का होता है भाई साहब, ठीक है ना, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर इतना ही तुम बेसबॉल खेलने वाले होते ना, तुम्हारा बाजा बजा दिया इंडिया ने, घंटा तुम कुछ उखाड़ पाए हो बेसबॉल खेलने के चक्कर में। कुछ हाँ 1-2 मैच आप ऐसे जीत जाओगे, लेकिन क्या स्किल, क्या जब WTC फाइनल ही नहीं खेलोगे तो आप बड़ी टीम किस बात की। लॉर्ड्स में आओ, ग्रीन टॉप पिच दोगे तब भी टीम इंडिया पीटेगी, सपाट पिच दोगे तब भी टीम इंडिया पीटेगी आपको, क्योंकि आपकी गेंदबाजी काफ़ी निखर आई है टीम इंडिया की, और वो कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है। वो आपके कप्तान ने जब रन बना दिया, आपके फील्डर ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की है, और आपके हर बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। देखिए इस जीत के मायने भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि देखिए इस वाले मैच में जायसवाल ने शतक नहीं मारा, लेकिन 87 पहली पारी में, दूसरी पारी में 28 रन तेज तर्रार। उसके बाद शुभमन गिल, आपको बता ही दिया मैंने, 269 रन पहली पारी में, दूसरी पारी में 161 रन, दोनों इनिंग मिलाकर 430 रन, 430 रन एक ही टेस्ट मुकाबले में। दूसरा बल्लेबाज ऐसा बना है जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल हुआ है। उनके ऊपर ग्रैहम गूच है, जिसने 456 रन बनाए थे। उसके अलावा यहाँ पर ऋषभ पंत, आपको जब मोमेंटम चाहिए था, आपको टेम्परामेंट लेकर आना था, आपको इंग्लैंड को बाहर ही कर देना था चेस से, तो वहाँ पर आकर ऋषभ पंत ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली, अटैकिंग पारी खेली। असली बेजबाज ऋषभ पंत ने खेला, 61 रन बनाए। उसके बाद आप रविंद्र जडेजा को भूलना मत, उनका कंट्रीब्यूशन आप बिल्कुल मत भूलिएगा एजबेस्टन में सेकंड टेस्ट मुकाबले में, क्योंकि पहली पारी में जो 89 रनों की पारी खेली थी ना शुभमन गिल के साथ, वो आपके काम आई है। तब आपने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था पहली पारी में और दूसरी पारी में भी। तो यहाँ पर एजबेस्टन बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया वो जडेजा ने बल्लेबाजी से, पहली पारी में 89, दूसरी पारी में भी हाफ सेंचुरी मारी है। 158 रन बनाए हैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने, और एक विकेट भी हासिल किया है। वॉशिंगटन सुंदर का भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ थोड़ा अगर आप के राहुल को देखोगे ना, तो पहली पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, थोड़ा डर डर के नज़र आए, लेकिन दूसरी पारी में उसने 50 मार दी, उनका भी कंट्रीब्यूशन नज़र आया। हाँ कंट्रीब्यूशन आपको नज़र नहीं आया करुण नाहर की बल्लेबाजी में। नीतीश रेड्डी भी आपको फ्लॉप नज़र आए, क्योंकि उनके बल्लेबाजी से रन नहीं आए और उनसे ज़्यादा गेंदबाजी कराई नहीं गई। हो सकता है आपको नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करना पड़े। रविंद्र जडेजा आपको 7-6 खेले, 7 नंबर पर आपको वॉशिंगटन सुंदर को रखे, 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर, उसके बाद फिर यहाँ पर तीन तेज गेंदबाज और, क्योंकि आपको लॉर्ड्स में देखना होगा, अगर ग्रीन टॉप पिच देते हैं तो आपको 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाना पड़ेगा। हाँ अगर ऐसे ही पिच देते हैं तो आप यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव विकेट टेकर गेंदबाज है। जैसे सपाट पिच होती है ना, तो वहाँ पर तो चाइना मैन स्पिन गेंदबाज आता है, जैसे कुलदीप यादव, वहाँ पर बॉल थोड़ा बाउंस करती है, काफ़ी ज़्यादा स्पिन मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको के पैचेस नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पर कुलदीप यादव काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगे, वहाँ पर कुलदीप यादव को विकेट मिलेगा। कुलदीप यादव को आप अपनी टीम में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है इसमें वाले मुकाबले में। लेकिन ये टेस्ट जो जीत है ना, बहुत बड़े मायने रखती है। यहाँ पर इंग्लैंड की पूरी टीम लड़खड़ा गई है और पूरा ड्रेसिंग रूम झुंझलाहट में है। बेसबॉल के जो नारे लग रहे थे ना, बेसबॉल डस्टबिन में पड़ा हुआ है आज इस टेस्ट मुकाबले में हार के बाद। जो वहाँ की मीडिया उछल रही थी ना, शुभमन गिल से बोल रही थी कि एजबेस्टन आपने जीता नहीं है आज तक, तो यहाँ पर शुभमन गिल ने एक बात बोली थी, ये जो हमारी टीम है ना, अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम है। शुभमन गिल को कॉन्फिडेंस था, और उसने एक बात और बोली थी कि हम इंग्लैंड अगस्त में बात करेंगे कि सीरीज़ कौन जीतता है। वो उसका माइंडसेट दिखाता है। फिर यहाँ पर लोग बाग उसको जलील कर रहे हैं, बर्बाद कप्तान, भाई उसका दूसरा हिट मुकाबला है भाई, उसको छोड़ दो थोड़ा, लेट इट बी करो उसको थोड़ा। तो विराट कोहली भी पहले टेस्ट मुकाबले से इतना बड़ा कप्तान नहीं बना है। जब विराट कोहली शुभमन गिल की तारीफ़ कर रहा है, सचिन तेंदुलकर तारीफ़ करें, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर शुभमन गिल की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो टीम इंडिया का कप्तान बना है। राहुल द्रविड़ ने आरपी सिंह से बात करते 2021 में बोल दिया था कि आपका अगला कप्तान शुभमन गिल है। कुछ तो टैलेंट देखा होगा ना, क्योंकि अंडर 19 में यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने काम किया था शुभमन गिल के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 इसमें पृथ्वी शाह कप्तान थे, वहाँ पर ये सेमीफाइनल में शतक बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और टीम इंडिया वह अंडर 19 जीती थी। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो पोटेंशियल रहा होगा, तब यहाँ पर गौतम गंभीर ने सहमति दी। यहाँ पर अजीत अग्रवाल जो चीफ सेलेक्टर हैं आपके, पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है। जहाँ 34 की एवरेज
6 इनिंग में 88 रन थे इंग्लैंड में, लेकिन अब आप उठाकर देख लो 2 टेस्ट मुकाबले में 500 के ऊपर रन है, 550 के ऊपर रन है। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप? ऐसी परफॉर्मेंस दिया है ना उसने, अब वो करके दिखाया है जो आज तक आपके लेजेंडरी प्लेयर ने नहीं किया है। कोई भी लेजेंडरी प्लेयर था, विराट कोहली रहे हो, सचिन रहे हो, चाहे सौरव गांगुली रहे हो, चाहे सुनील गावस्कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया वो काम यहाँ पर सुमन गिल करके गए हैं, अपनी कप्तानी में करके गए हैं, बतौर बल्लेबाज करके गए हैं। बहुत अनोखा रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर टीम इंडिया ने। बस आपको कॉन्फिडेंस लेके चलना है और आपके सामने वाले टीम के दिमाग में घुस जाना है कि टीम इंडिया करने क्या वाली है, क्योंकि लड़खड़ा तो गई है बेसबॉल, इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा तो गई है, क्योंकि उनको समझ तो आ गया होगा कि अब हम फ्लैट पिच नहीं दे पाएंगे, थोड़ा स्विमिंग कंडीशन देंगे, थोड़ा हरी घास देंगे। वहाँ पर आकाशदीप आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। फिर आकाशदीप ने जो करके दिया है ना वो, और आकाशदीप की एक ख़ास बात है, आकाशदीप जब मैच ख़त्म हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो ये विक्ट्री और ये आपके 10 विकेट। उसने बोला मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। इमोशनल मोमेंट था भाई, उनकी बहन 2 साल कैंसर से जूझ रही हैं, वो इमोशन देख रहे हो आप। उस गेंदबाज को सोचो, उनका इलाज चल रहा है 2 साल से, मतलब अपनी बहन को डेडिकेट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए आपको इस बात की, आकाशदीप की। वहीं सिराज, पता नहीं सिराज को क्या हो जाता है यार। पहली पारी में जब बुमराह नहीं था उसने 6 विकेट ले लिया। अब दूसरी पारी में तो उसको पता है कि 10 तारीख से लॉर्ड्स मुकाबला होने वाला है, जब 4 ही दिन तो बचे हैं अब, 4 दिन, उसको पता कि बुमराह आने वाला है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा डिप होने लगी। उसने 1 ही विकेट हासिल किया। पता नहीं बुमराह के आने से सिराज की परफॉर्मेंस कैसे डिप हो जाती है, ये अलग मिस्ट्री है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर जल्द से जल्द निजात करना पड़ेगा सिराज को, क्योंकि लॉर्ड्स में अगर आपको जीतना है, आप 2-1 लीड करोगे, लॉर्ड्स अगर जीत गए तो फिर आप सीरीज़ नहीं हारोगे। उसके बाद फिर आपको अगला मैच भी जीतना पड़ेगा और सीरीज भी जीतना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये विक्ट्री आपके लिए बहुत मायने रखती है, और आपने जिस तरह से खेला और आपकी टीम जिस तरह से एकजुट है। और गौतम गंभीर कोई ट्रोलिंग नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कल कि आपने लेट डिक्लेयर किया है, मौसम ख़राब है। अगर खुदा न खास्ता आज बारिश हो जाती ना, टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीत पाती, मैच ड्रॉ होता, सुमन गिल को रगड़ दिया जाता, गौतम गंभीर को रगड़ दिया जाता। क्योंकि कोच की जो जॉब होती है ना, बहुत कठिन जॉब होती है। कुछ भी हो जाए कप्तान को रगड़ा जाएगा, कुछ भी हो जाए कोच को रगड़ा जाएगा। फिर कोच तो ग्राउंड पे उतर के खेलेगा नहीं ना। गौतम गंभीर वही प्लेयर है ना जिसने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोला था कि मैं सचिन के लिए नहीं जीता हूँ, मैं देश के लिए जीता हूँ। और धोनी के छक्के ने मैच नहीं जिताया था, वहाँ पर 97 में गौतम गंभीर के थे। उसका अलग माइंडसेट है भाई, वह ऐसे ही रहता है, कोई उनका साथ दे या फिर ना दे, ठीक है ना। कपिल शर्मा शो में बोला ना गौतम गंभीर ने कि कुछ भी हो जाए, गलत हो जाए, कोच को रगड़ा जाता है, कोच को सबसे ज़्यादा गाली मिलती है। वही होने वाला था अगर यह मुकाबला ड्रा होता था। लेकिन टीम इंडिया की विक्ट्री, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कारनामा करके दिखाया। खासतौर पर आकाशदीप को सलामी, मोहम्मद सिराज को सलामी। रोहित कृष्णा ने 1 विकेट लिया, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ेगा। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी 1-1 विकेट लिया है। नीतीश रेड्डी से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अगले टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और टेस्ट मुकाबला अगला जीतना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लॉर्ड्स में आपकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और एजबेस्टन टेस्ट के जीतने के मायने क्या हैं। आप खुश हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि एजबेस्टन टूटा है, एजबेस्टन का घमंड, आप कितने खुश हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।